हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्न एकेडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपका स्वागत है अर्न एकेडमी में। वेलकम टू लेट्स क्रैक एमपी एग्ज़ाम्स। ये हमारे सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है एमपी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए। एमपीपीएससी एंड व्यापम के नीचे जितना भी एग्ज़ाम्स आते हैं इसके लिए सिंगल प्लेटफॉर्म है। और एमपी टेट का ये बैच कोर्स हम सितंबर से चला रहे हैं। इस बैच कोर्स में और भी एजुकेटर्स आपका क्लासेस ले रहे हैं। 4 बजे आपको एनवायरनमेंट का सेशन मिलेगा अंकित जैन सर के साथ। 5 बजे इंग्लिश लेती हूँ, मेरे नाम हेलेन मेंडोंजा है। और 6 बजे मैथ्स का सेशन लेते हैं सन्मति जैन सर। 7 PM चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाय दिनेश ठाकुर सर। तो इसके अलावा भी यूट्यूब में आपको मेरा सेशंस मिल जाएगा। मैं जेल प्रहारी एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ाती हूँ। अर्न एकेडमी का दूसरा चैनल है जिसका नाम MP360 है। तो MP360 चैनल में भी मैं पढ़ाती हूँ। सबको दीपावली का शुभकामनाएं और आपका सारे विशेस और आपकी सारी इच्छाएं इस साल पूरा हो जाते हैं, हो जाए, ये मेरा विश है आपके लिए। मेरे बारे में बात करेगा तो मेरा नाम हेलेन मेंडोंजा है। मैं एक दिल्ली बेस्ड एजुकेटर हूँ। पिछले 15 साल से इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ। SSC, बैंक पीओ, स्टेनो, CSAT, IAS, कैट, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैं पढ़ा चुकी हूँ। और अभी बारी है MP के एग्ज़ाम्स के लिए आपको कुछ ज्ञान देने का। ओके, तो आज का सेशन में हम MP टेट के लिए क्या करने वाले हैं। MP टेट के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड सीन पैसेज, और यू कैन कॉल इट एज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो MPSI का स्टूडेंट्स भी अब इस वक्त मेरे क्लास व्यू कर रहा था, वो भी इस सेशन को ले सकते हैं क्योंकि उनको भी लास्ट का जो 2 पैराग्राफ्स सब उनके क्वेश्चंस में आता है। जैसे उनको 30 क्वेश्चंस है, उनमें से लास्ट 5 सेट्स की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं उनको भी। तो ये सेशन को वो भी देख सकते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। अर्न एकेडमी आपके लिए लेके आए सब्सक्रिप्शन प्लान्स, जिन्हें लेने से आपको क्या मिल रहा है। आपको डेली लाइव क्लासेस मिल रहा है, इधर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। तो आपको ये सारी सुविधा मिल रहा है अर्न एकेडमी का सब्सक्रिप्शन पे, यानी प्लस कोर्सेज पे। इस सब्सक्रिप्शन प्लान क्या है, 1 मंथ के लिए आपको 1414 रुपये लगेगा, 3 महीने के लिए 3600, 6 महीने के लिए 6000, 4480, 6480, 12 महीने के लिए 7920, 11 महीने के लिए 24 महीने मंथ्स के लिए 11520। तो ये अमाउंट जो है आपके सामने है, ये 10% डिस्काउंट के बाद मिलता है। तो ये 10% डिस्काउंट के लिए आप रेफरल कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो ये रेफरल कोड के तौर पे आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ HELEN। तो जिसको हेलेन, जिसको अप्लाई करने से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाते हैं। अभी आपको इसमें वाइसली कौन सी प्लान चूज़ करना। सबसे इकोनॉमिकल प्लान्स आपका है 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का। सिर्फ आपको दिखने में ये अमाउंट ज़्यादा लगता है, बट आप पर मंथ के हिसाब से देखिएगा तो 12 मंथ्स में इस अकॉर्डिंगली गया तो 12,000 के ऊपर जाना चाहिए था, बट इट्स ओनली अराउंड 8,000। सिमिलरली इधर 11,520 जो है पर महीने आपको अराउंड 500 रुपीज़ के हिसाब से आता है। तो इसीलिए ये कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट। तो एंड ये इस दिवाली के मौके पे आप अपने आप को एक सब्सक्रिप्शन गिफ्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो, टेट का स्टूडेंट टेट प्लेटफॉर्म में जाके अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट्स देख सकते हैं। अर्न एकेडमी के MPPSC एंड व्यापम सेक्शन से आपके लिए आ रहे हैं एक ऑनलाइन मैगजीन जिसका नाम है वर्चुअस, एंड ये जो है प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको उपलब्धि होगा। इसके अलावा भी बेनिफिट्स है प्लस सब्सक्रिप्शन का। 2 साल की प्रीलिम्स और मेंस बैच हो रहा है, 16 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। 25,000 से ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक है। 10 महीने की प्रीलिम्स और मेंस बैच है। 1 ईयर 2 ईयर फाउंडेशन बैचेस है MPPSC प्रीलिम्स के लिए। 4 महीने के बैच MPPSC प्रीलिम्स, MPSI, MPLI, MP पुलिस एंड जेल प्रहारी के लिए। 50 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे और 2500 से ऊपर लाइव क्लासेस हो रहा है हर महीने, और एक्सक्लूसिवली बाई मंथली करेंट अफेयर मैगजीन्स हैं, और 20,000 से ऊपर MCQ क्वेश्चंस हो रहा है, और मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी खूब आपको मिल जाएगा विद डेली लाइव T20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स विथ पेपर एनालिसिस। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहा है MP टेट शिक्षक भर्ती वर्ग 3 बैच कोर्स में आज हमारे होने वाला है इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो आज हम कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ओके, MPSI के स्टूडेंट इस वक्त मुझे व्यू कर रहे हैं, वो भी इस सेशन में मोस्ट वेलकम आ सकते हैं।
एनी हाउ, जब भी हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पेडागोजी कुछ भी शुरू करने के पहले एक वार्म अप क्वेश्चंस करते हैं ना, वार्म अप क्वेश्चन आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, आप अपने थोड़ा सा सोच सकते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट विद अ वार्म अप क्वेश्चन. तो आज का वार्म अप क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन इज दिस पॉलिटिशियन इज नोटोरियस डैश करप्शन. तो नोटोरियस का मतलब क्या है? कुख्यात. कुख्यात माने गलत चीज़ों के लिए कोई भी पर्सन जाने जाते हैं. जैसे हमारे गब्बर है, वो डाकू था और सब जानते हैं. तो गलत चीज़ों के लिए कोई फेमस है, उसे नोटोरियस कहते हैं. तो ये जो पॉलिटिशियन जिसकी बात हम करते हैं, कौन है ये मत पूछ लेना. एक खास पॉलिटिशियन है, वो करप्शन के लिए जाना जाता है. ठीक है, तो नोटोरियस के साथ आप कौन सी प्रिपोजिशन लगाते हैं? नोटोरियस अबाउट करप्शन, नोटोरियस फॉर करप्शन, नोटोरियस ऑफ करप्शन या नोटोरियस इन करप्शन. तो नोटोरियस का मीनिंग आपको मैंने बता दिया, ये फेमस का एंटोनिम है. इसको आप इनफेमस भी कह सकते हैं. तो नोटोरियस के साथ अभी आपने पूछा ना कौन सी पॉलिटिशियन है, अभी नेक्स्ट पेज में आपको वो पॉलिटिशियन दिखाई देगा. उसके पहले आप अपने आंसर्स दे दीजिएगा. नोटोरियस अबाउट, नोटोरियस फॉर, नोटोरियस ऑफ या नोटोरियस इन. यस, यही वो पॉलिटिशियन है जो करप्शन के लिए जाना जाता है. पहचाना? अपने चेहरे से पहचाना है तो बिल्कुल बढ़िया. तो नोटोरियस के साथ आप लगाते हैं फोर. तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं. देखो फेमस के साथ हम क्या लगाते हैं? फेमस के साथ भी फोर लगाते हैं. तो सिमिलरली नोटोरियस के साथ भी आप लगाते हैं फोर. तो फेमस फोर, नोटोरियस फोर, राइट. तो करप्शन के लिए ये बंदा जो है बहुत ही कुख्यात है. तो ये हमारे वार्म अप सेक्शन का पहला क्वेश्चन था. तो चलो आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ. ये भी एक प्रपोजिशन का क्वेश्चन है. द हंटर एम्ड डैश द डव. डव क्या होता है? कबूतर. हंटर कौन है? शिकार करने वाला. तो उसने एम अपना निशाना लगा दिया है. तो किसी पे निशाना लगाना, उस वक्त एम के साथ आप कौन सी प्रिपोजिशन लगाते हैं? एम फॉर, एम एट, एम इन, एम ऑन. तो सवाल है हमारे आज की वार्म अप एक्सरसाइज की दूसरी सवाल है, एम के साथ हम कौन सी प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा. ओके, आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं. मुझे आई नो दैट आप जानते हैं इसको. तो एम के साथ हम लगाते हैं एम एट. द हंटर एम्ड एट द डव. डव क्या है? कबूतर. ओके, तो पिक्चर में भी कबूतर बैठा है. हमारी जो शिकारी जो है खड़े हैं, हाथ में जो है गन है, तो उन्होंने निशाना लगा दिया. तो आप यूज करेंगे प्रिपोजिशन एट. द हंटर एम्ड एट द डव. ओके, नेक्स्ट. स्लो एंड स्टेडी विंस डैश रेस. स्लो एंड स्टडी विंस डैश रेस. ये एक प्रोवर्ब है ना, प्रोवर्ब यानी कहावत है. तो ये कई बार एग्जाम में आते हैं, तो इसमें कई बार वर्ब फिक्स करने के लिए आते हैं. तो इस बार जो है ये आर्टिकल के फॉर्म में ये क्वेश्चन है और ये हमारे तीसरा क्वेश्चन है. तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होना चाहिए. स्लो एंड स्टडी विंस एंड रेस होना चाहिए. स्लो एंड स्टडी विंस अ रेस होना चाहिए. स्लो एंड स्टडी विंस यानी नो आर्टिकल होना चाहिए. आपको क्या लगता है? ऑप्शन ए होगा विच इज द, ऑप्शन बी होगा विच इज एन, ऑप्शन सी होगा विच इज ए, या ऑप्शन डी होगा यानी नो आर्टिकल. तो करेक्ट आंसर जो है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये प्रोवर्ब है. ठीक है, इसमें द रेस यूज किया है, तो हमें भी वही आंसर मानना है. और इस प्रोवर्ब का मीनिंग क्या है? इस कहावत का मीनिंग क्या है? सब्र का फल मीठा होता है. तो आप वेट करेगा, तो पेशेंस रखेगा, तो आपके लाइफ में जितना भी आपके एम्बिशंस है ना, सब पूरा हो जाएगा. तो सब्र का फल होता है मीठा. तो सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है. ग्रेट. तो ये रहा हमारे चौथा क्वेश्चन. आई सपोज थर्ड वन, फोर्थ वन भूल गई मैं. ओके, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट. द स्टूडेंट स्टेड फॉर डैश डेज इन लंडन. तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. वो थर्ड क्वेश्चन था. The students stayed for dash days. Few days, a few days, a little days, the few days. तो क्या आना चाहिए? few days आएगा, a few days आएगा, a little days आएगा, या the few days आएगा. ओके, चलो. तो अभी इसका आंसर बताने के पहले सबसे पहले मुझे आपको बताना है, फ्यू जब भी हम यूज़ करते हैं ये नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं.
एंड ये जो फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, इन तीनों के बाद आपको देना है प्लूरल नाउन, यानी प्लूरल होता है काउंटेबल, तो आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन देना है, ठीक है। ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। एंड लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसके बाद आप यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन। कैसे नाउन यूज़ करेंगे आप? अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए वही बात हो गया, इधर डेज यूज़ किया, वो प्लूरल काउंटेबल है, तो अ लिटिल तो नहीं आ सकता। फ्यू तो पहले हमने नकार दिया क्योंकि वो नकारात्मक स्वभाव में यूज़ करते हैं। तो फिर करेक्ट आंसर क्या है? जो आपने मन में सोचा है वो ही है, अ फ्यू डेज। अ फ्यू डेज का मतलब हो गया थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए, राइट। तो पॉजिटिव सेंस में है। और द फ्यू क्यों नहीं है? बिकॉज द फ्यू तब हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक सेंस में देना, तो इधर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ थोड़े दिन की बात हो रहा है। वो कौन सी थोड़े दिन है ये तो बताया तो है नहीं, ठीक है ना, तो सिर्फ नंबर की बात हो रहा है, तो अ फ्यू काफ़ी है। द स्टूडेंट स्टेड फॉर अ फ्यू डेज इन लंडन, स्टूडेंट स्टेड फॉर अ फ्यू डेज इन लंडन। तो ये रहा हमारे करेक्ट आंसर। चलो, आई होप इट इज़ क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ गया हम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। मैंने आप सोचा कि ये हम पेडागोजी पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपके साथ डिस्कस करें ताकि इजी हो गया। तो वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, राइट। तो जिसको हम क्या कहते हैं? अरे ये आंसर आपके सामने दिख रहे हैं, डोंट वरी। चलो, तो इन्हें पढ़ना तो है। तो वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ही इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। उसको क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। जो डिक्शनरी लिखते हैं, जो शब्दकोश लिखते हैं, उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। और भी वर्ड्स हैं, कार्टोग्राफर लिखा है, बिब्लियोग्राफर लिखा है, लैपिडिस्ट लिखा है। ये क्या है मैं आपको बताती हूँ बाकी वर्ड्स का। लेक्सिकोग्राफर आपको पता है, अभी हमने बता दिया। तो अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी को क्या कहते हैं? तो क्योंकि हम डिक्शनरी मीनिंग के लिए, आपको याद है हम कहते हैं ना लेक्सिकल मीनिंग, तो लेक्सिकल मीनिंग होता है डिक्शनरी मीनिंग। पेडागोजी में हमने एक टर्म पढ़ा था, तो उसी को आप इधर रेफर कर सकते हैं। तो लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी को लिखते हैं और लेक्सिकल मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग होता है। कार्टोग्राफर कौन है? अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, जो मैप्स बनाते हैं। मैप्स, वर्ल्ड मैप, इंडिया के मैप तो अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना। तो कार्टोग्राफर कहते हैं उसको। और फिर कौन है? बिब्लियोग्राफर कौन है? ये जो बिब्लियो वर्ड है ना, ये वर्ड रूट वर्ड है। किसका रूट वर्ड है? बुक का। तो बिब्लियो वर्ड जो है रूट वर्ड है बुक के लिए। तो बिब्लियोग्राफर होता है अ पर्सन हु स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ बुक्स एंड देयर प्रोडक्शन। बुक्स का हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उनके कैसे इनकी प्रोडक्शन हुआ, ये सब पढ़ते हैं। बुक्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले पर्सन को हम बिब्लियोग्राफर कहते हैं। लास्ट वर्ड बुक से रिलेटेड कुछ है नहीं, एक अलग सा वर्ड है, यह है लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट कौन होता है? अ स्किल्ड वर्कर हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स। आपने देखा होगा ये जो डायमंड, तो डायमंड को कट करके उसको शेप में लाने वाला कारीगर जो होता है उसको लैपिडिस्ट कहते हैं। प्रीशियस स्टोन्स क्या है? जो जेम्स होता है ना, जो जैसे हम कहते हैं एमराल्ड, रूबी, डायमंड, जो पत्थर जो है, महंगी पत्थर जो है, उनका कारीगरी करने वाला पर्सन को लैपिडिस्ट कहते हैं। तो लेक्सिकोग्राफर हो गया, कार्टोग्राफर, बिब्लियोग्राफर एंड लैपिडिस्ट। चलो, तो 5 में से आप अपनी स्कोर मुझे बता सकते हैं। तो 5 में से एक बात तो सही है कि 1 मार्क मैंने आपको दे दिया, तो आपको जितना भी मिल रहा है +1 मेरा है। आपका 4 करेक्ट है तो +1 मैंने आपको दे दिया। एनी हाउ, आई होप आपका अच्छा स्कोर आ गया है, बस ऐसे ही लगे रहिए। तो आज का इस सेशन में हम करने वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आज मैं बहुत ही बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं लेके आ गया, बिल्कुल एक छोटा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। बट इस पैसेज का प्रॉब्लम क्या है? इस पैसेज में बहुत सारी न्यू वर्ड्स है। तो सबसे खतरनाक सिचुएशन यही रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, इसमें वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा आ गया तो हम तंग आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन सिंपल रहता है बट उन वर्ड्स का तो मीनिंग पता होना चाहिए। चलो, इस चीज़ को आज थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वर्ड्स डिफ़िकल्ट आए तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ स्ट्रैटेजी निकालते हैं। चलो, तो ये पैराग्राफ को मैंने 2 स्लाइड में अभी लगा के रखा है और मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ।
तो ये है while I stood drinking in the beauty of this placid scene. तो while I stood थोड़ा इसमें पोएटिक है, थोड़ा साहित्य का इस्तेमाल किया हुआ, तो सीधा सीधा मीनिंग नहीं है, तो किसी ने कुछ साहित्य तरीके से लिखा हुआ है. While I stood drinking in the beauty of this placid scene, I became conscious of an alteration. Right? तो placid का मतलब क्या है? placid हो गया शांत, काम. तो पहला वर्ड आपके सामने आ गया है, वो प्लासिड है. प्लासिड का मतलब है काम, काम मतलब शांत. ओके. आई बिकेम कॉन्शियस ऑफ एन ऑल्ट्रेशन. कॉन्शियस का मतलब क्या है? कॉन्शियस का दो मीनिंग है. एक तो कॉन्शियस का मीनिंग है जैसे हम लोग हैं सुबोध में रहना, सुबोध में रहना, जैसे जो बंदा जिसको चक्कर आ गया वो अनकॉन्शियस होके पड़ता है, बट हम सब अपने बोध में हैं, हम कॉन्शियस हैं. उसके अलावा भी कोई भी चीज़ के बारे में आप जागृत हो, राइट, वो कॉन्शियस है. मतलब इंग्लिश में कहेगा तो आप उस चीज़ के बारे में अवेयर है, तब भी हम कॉन्शियस यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना. तो कॉन्शियस का मीनिंग चाहे तो आप नोट कर सकते हैं. आई बिकेम कॉन्शियस ऑफ एन ऑल्टरेशन. ऑल्टरेशन क्या है? आप अपने कपड़ा ऑल्टर करने के लिए जाते हैं ना, तो ऑल्टरेशन चेंज हो गया. तो ये जो पूरा सेंटेंस है कुछ कवि की तरह लिखा है हमारे ऑथर ने. चलो फिर भी इसको समझ लेते हैं. While I stood drinking in the beauty of this placid scene, I became conscious of an alteration. जब मैं खड़ा था इस शांत सीन को अच्छी तरह एंजॉय करते हुए, सडनली एक चेंज हो गया. मुझे पता चला कि कुछ तो चेंज हो गया. तो क्या चेंज हो गया है? इन अ मोमेंट, एक मिनट में क्या हो गया? द सोल पोर्टर. सोल मतलब अकेला, ओनली, अकेला है, एक ही था. पोर्टर कौन होता है? जो कूली, जो सामान उठाते हैं रेलवे स्टेशन. ये सीन तो रेलवे स्टेशन का ही है, आगे आपको पता चलेगा. तो ये पोर्टर emerged फ्रॉम हिज मिड डे नैप. तो नैप क्या होता है? जबकि थोड़ा समय के लिए लोग जो सोते हैं उसको नैप कहते हैं. तो ये पोर्टर सो रहा था, फिर उसने देखा कि चलो एक कस्टमर है, वो अपने नींद से उठ के आराम से आ गया. फिर उसने क्या कर दिया? ऑपरेटेड अ सिग्नल. तो पुराना सिग्नल आपको पता होता है, आप, मुझे नहीं पता, आपने देखा, हम लोगों ने देखा है, ये पोर्टर आएगा या स्टेशन मास्टर आएगा और ठंग ठंग करके बेल बजाएगा, है ना. तो ये सिग्नल जो है, ये जो बेल है वो क्लैंग हो गया. क्लैंग मतलब पूरा उसको रेसोनेट हो गया, उसकी आवाज़ पूरा गूंजना. आवाज़ क्या हुआ है? गूंजना, गूंजा हुआ है. क्लैंग नॉइसली इनटू पोजीशन, यानी ये जो सिग्नल की आवाज़ पूरा रेलवे स्टेशन में गूंज लिया है. एंड देन एम्बल्ड स्लोली टुवर्ड्स मी. अगला वर्ड आ गया एम्बल. मैंने आपको कहा इसमें बहुत सारी वर्ड्स है. तो एम्बल का मतलब हो गया आराम से चलना, आराम से. मुझे लग रहा है कि हमने ये वर्ड पढ़ा है कुछ, एम्बल का नहीं. एम्बल का मतलब हो गया आराम से चलना. ये बंदा उस नींद से उठा, सिग्नल लगा दिया, बड़ा मस्त सुस्त आदमी है, आराम से चल के आ गया हमारे पैसेंजर के पास. जो पैसेंजर जो है हमारे ऑथर है जिसने ये कहानी लिखी है. तो उसके पास आके क्या पूछा है? रिटर्न हाफ टिकट. टिकट चेक कर दिया पोर्टर ने. ओके. When I remarked that his red amiable face and easy-going gait were in perfect harmony with the tranquil surroundings. बाप रे, बड़ा सेंटेंस है. चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. तो फिर मुझे जो ऑथर कह रहा है कि उसको लगा कि ये जो बंदा है पोर्टर, उसका चेहरा एमिएबल था. क्या मतलब हो गया? एमिएबल का मतलब हो गया फ्रेंडली. उसका चेहरा बिल्कुल फ्रेंडली था. और ईजी गोइंग गेट. गेट का मतलब क्या हो गया? चाल. तो वो आराम से मस्त चाल में आ गया बंदा चल के. इट वॉज इन परफेक्ट हार्मनी. हार्मनी हो गया परफेक्ट एग्रीमेंट विद द ट्रैंक्विल सराउंडिंग. ट्रैंक्विल अगेन हो गया शांत. ये कहने के मतलब ये बंदा जिसकी बड़ा फ्रेंडली सा फेस था और वो मस्त चल के आ रहा है, ये पूरा माहौल में पूरा फिट बैठने हुआ है, माहौल के साथ पूरा जा रहा था. माहौल कैसा था? बिल्कुल शांत वाला माहौल है ना. उस शांत वाला माहौल की तरह ही इस बंदे का क्या है? हाव भाव था, उसकी चाल चलन था. तो इसका चाल चलन जो है किस
किसका चाल चलन, हमारे पोर्टर का चाल चलन जो है इस माहौल के लिए बिल्कुल वैसा ही था। तो हार्मनी मतलब टोटल एग्रीमेंट में था। ओके, तो इसमें अभी आप देखिएगा तो हमने 2 वर्ड्स पढ़ा है, एक प्लासिड है, दूसरा वर्ड है ट्रैंक्विल। तो इन दोनों वर्ड्स का सेम मीनिंग है, इन दोनों वर्ड का मतलब हो गया शांत। तो आप सोच लीजिएगा जब ऐसा पैराग्राफ आता है थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं, तो इसलिए वोकैबुलरी का थोड़ा बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये कुछ अच्छी तरह आप इसको समझोगे नहीं, ये वर्ड्स को नहीं समझोगे, पूरा पैराग्राफ में जितना भी इजी क्वेश्चन आएगा तो पैराग्राफ आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। ठीक है, तो ऐसा भी पैराग्राफ का प्रिपरेशन आपका पूरा पूरा होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद वो स्टेशन वाला सीन हो गया। अभी अगला सीन की तरफ जाते हैं। अ विस्प ऑफ स्मोक ऑन द होराइजन, मतलब दूर जो जहाँ से जो कोना है, होराइजन है, उधर क्या दिखाई दे रहा है, स्मोक आ रहा है। तो पुरानी वाला ट्रेन है जो हमारी कोल वाला ट्रेन जिससे जो धुआं निकलते, तो दूर से धुआं दिखाई दे रहा है। उसके नीचे डार्क स्नेक क्रोलिंग बीनीथ इट, धुआं के नीचे अब ये धुआं निकल रहा है, समझो इसके नीचे ऐसे ऐसे क्रॉल करके स्नेक की तरह कौन आ रहा है, हमारे ट्रेन आ रहा है। इट अनाउंस द अप्रोच ऑफ द ट्रेन, तो पहले धुआं दिखे, उसके नीचे सांप की तरह आराम से ऐसे ऐसे करके हमारे ट्रेन आ रहा है। पुरानी किस्म की ट्रेन है हमारे, अभी के राजधानी एक्सप्रेस तो है नहीं, तो ट्रेन आ गया। एज इट ड्रू नियरर, तो ट्रेन जैसे जैसे पास आ गया, द डीप साइलेंस ऑफ द प्लेस वॉज ग्रेजुअली डिस्प्लेस्ड बाय अ क्रीकिंग ऑफ ब्रेक्स एंड हिसिंग ऑफ स्टीम। तो क्रीक एंड हिसिंग वर्ड हमें पता, ओनोमैटोपिया हमारे फिगर ऑफ स्पीच है, जिस तरीके से आवाज़ आता है, स्टीम कैसे निकलता है, हिस 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 करके, और ब्रेक कैसे आवाज़ देता है, क्रीक क्रीक क्रीक, है ना। तो ये दोनों वर्ड जो है ओनोमैटोपिया है। तो यानी ये जो दोनों आवाज़ से आपको पता चला कि ट्रेन आ रहा है, तो जितनी देर शांत रहा था रेलवे स्टेशन का माहौल, इस आवाज़ से थोड़ा बहुत चेंज हो गया। ओके, अभी ये दूसरा चेंज है। पहला चेंज आपने देखा था, पहले वो बंदा आके सिग्नल बजाया था और वो पूरा जगह गूंज के उसकी आवाज़ आया था, है ना। तो उसके बाद क्या हो गया, तीसरा पैराग्राफ में, तीसरा छोटा सा पैराग्राफ है, तो तीसरे में क्या हो गया हम देखते हैं। तीसरे में ये हो रहा कि सेव फॉर माई सेल्फ, सेव फॉर माई सेल्फ मतलब मेरे अलावा। नो वन एंटर्ड द ट्रेन, कोई ट्रेन में चढ़े नहीं। नो वन अलाइटेड, कोई ट्रेन से उतरे नहीं। मेरे अलावा कोई चढ़े नहीं, कोई उतरे नहीं। तो यानी बिल्कुल खाली सा एक स्टेशन था। द पोर्टर विथ लेशरली एक्सपर्टनेस मतलब आराम से, पोर्टर मतलब लेशरली, आराम से, उसका हाथ है, वो रोज करता है ना। तो रोज करते हुए काम बंदा कितना भी दिक्कत हो आराम से कर देते, उसकी रोज की काम है। तो लेशरली एक्सपर्टनेस मूव्ड अ कपल ऑफ मिल्क चर्न्स ऑन बोर्ड, उसने आराम से 2-4 मिल्क की जो कैन से, बड़े बड़े कैन से उसको ट्रेन में चढ़ाया। द डोर वॉज स्लैम्ड हो गया, पटक के बंद हो गया, उसने पटक के डोर को बंद कर दिया। द गार्ड सिग्नल टू द ड्राइवर, गार्ड ने सिग्नल दिखा दिया, पुराना ट्रेन है मैंने आपको कहा। वी मूव्ड ऑफ, ये पैसेंजर हमारे तो चढ़ गया, और लीविंग द स्मॉल स्टेशन वंस मोर टू इट्स ड्राउसी साइलेंस, अगेन हम लोग चले गए हमारी ट्रेन, तो ये स्टेशन फिर से शांत हो गया। इसमें एक वर्ड यूज़ किया ड्राउसी, इसका मतलब हो गया स्लीपी, जैसे कि सो रहा हो। तो ड्राउसी वर्ड आपने देखा होगा जब आप कफ सिरप पीते हो, इसके ऊपर लिखा है इसको ज़्यादा नहीं पीना, इसको पीने से बंदा ड्राउसी हो जाते। तो ड्राउसी मतलब स्लीपी हो जाना। ओके, तो ये रहा हमारी पैराग्राफ। इसमें कुछ कुछ वर्ड्स आपने देख लिया है, मैंने आपको पहले भी हाईलाइट करके बताया, तो एक और बार इन वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं। तो एक तो हो गया प्लासिड यानी शांत, कॉन्शियस अवेयर हो गया, ऑल्टरेशन चेंज, राइट, नैप थोड़े समय की नींद, क्लैंग हो गया सिग्नल, वो गूंजने लगी, एम्बल मतलब आराम से चलना, है ना, आराम से चलना, एमिएबल फेस बहुत ही फ्रेंडली वाला फेस, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, जैसे हाँ फ्रेंडली वाला चेहरा होता है ना। गेट इजी गोइंग, गेट चाल है, चलने की तरीका है। हार्मनी मतलब टोटल एग्रीमेंट, टोटली जाता है, जैसे हम कहते हैं ना इंडिया में लोग हार्मनी में जीते, एक दूसरे के एक मत होके, एक सम्मत होके रहते हैं, है ना। और ट्रैंक्विल का मतलब पहले भी बोला था, ट्रैंक्विल मतलब शांत।
तो इस पैराग्राफ की वर्ड हमने रिवाइज कर दिया है. अगला पैराग्राफ, ये विस्पर स्मोक वगैरह ठीक है, स्मोक का थोड़ा सा दिखाई दिया. बस क्रॉल करना, जैसे स्नेक क्या करते, सरक के जाते ना, क्रॉल. बीनीथ मतलब नीचे, नीचे. अप्रोच ऑफ द ट्रेन, ट्रेन आ रहे हैं, ये सब हो गया. डीप साइलेंस ऑफ द प्लेस वॉज ग्रेजुअली डिस्प्लेस बाय द क्रीकिंग ऑफ ब्रेक्स एंड हिसिंग ऑफ स्टेम. मैंने कहा ये वर्ड ओनोमैटोपिया, जिस तरीके से आवाज आते हैं उस तरीके से वर्ड्स बनता है. नो वन एंटर्ड द ट्रेन, नो वन अलाइटेड, कोई चढ़े नहीं, कोई उतरा नहीं. लेशरली एक्सपर्टनेस, लेशरली मतलब आराम से. ऑन द बोर्ड, डोर स्लैम हो गया, पटक के बंद किया. और ड्राउसी वर्ड ऑलरेडी बता दिया है कि स्लीपी. तो इतनी वर्ड्स हमने डिस्कस किया है. ठीक है, आई होप ये सारी वर्ड्स सबको क्लियर हो गया, कोई भी वर्ड में आपको डाउट नहीं है. ठीक है, तो अभी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इस पैसेज का पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट बाय द वर्ड प्लासिड? What does the author suggest by the word placid? The scene was filled with the noise of the train. The place was filled with lively humanity. The place was quiet and lonely. The horizon looked smoke laden. राइट, तो इसमें जो वर्ड्स है आप बता दीजिएगा जो इसका क्या मतलब है. ठीक है, तो एक और बार मैं ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी. ओके, लेट्स सी. तो होराइजन जो होता है, क्षितिज जिसको हम कह सकते हैं, होराइजन, राइट, जो सीमा जो है, जो होराइजन होता है, जहाँ से आप जैसे चांद सूरज ढलता है, वो सीमा को, राइट, आकाश की जो घेरा जो है उसको आप क्या कह सकते हैं, होराइजन कह सकते हैं. तो इसमें ऑप्शंस हैं. पूरा सीन में बहुत नॉइस था, तो प्लासिड वर्ड से क्या आप ये मीन करते हो? द प्लेस वॉज फिल्ड विथ लाइवली ह्यूमैनिटी, मतलब लोगों से भर पड़ा था, पूरा बहुत ज़्यादा लोग, जैसे दिल्ली का रेलवे स्टेशन होता है. द प्लेस वॉज क्वाइट एंड लोनली, तो जगह जो है बहुत ही शांत था, बहुत ही शांत था. तो होराइजन लुक्ड स्मोक लेडन, जो होराइजन पे बहुत सारे स्मोक, जैसे कि वो ट्रेन आ रहा है इसलिए दिखाई दिया. तो प्लासिड वर्ड का मीनिंग क्या है? जैसे कि मैंने आपको कहा, प्लासिड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्लासिड मीन्स काम, शांत, है ना. प्लासिड का मीनिंग हमने पहले बताया था. तो क्वाइट एंड लोनली, इट इज क्वाइट एंड लोनली. ओके, क्वाइट एंड लोनली. तो प्लासिड वर्ड का मीनिंग क्या है? क्वाइट एंड लोनली. देखो पहला क्वेश्चन जो है वोकैबुलरी से ही है. तो ये पैराग्राफ जैसे मैंने आपको कहा वोकैबुलरी रिलेटेड टू है. तो अगला सवाल देखते हैं. हु और व्हाट डज फर्स्ट ब्रेक द साइलेंस ऑफ द स्टेशन? तो हु यानी कौन या क्या है ये जो स्टेशन का साइलेंस को पहले ब्रेक किया, पहला चेंज कब हुआ है? क्या ट्रेन आने पे पहला चेंज हुआ है? अब सोच के देख लेना. या पोर्टर के आने पे पहला चेंज हो गया है, या पैसेंजर के आने पे पहला चेंज हो गया है, या मिल्क चर्न्स को चढ़ाने से पहला मिल्क चर्न मतलब मिल्क कैंस जो है. तो पहले जो साइलेंस जो है स्टेशन का भंग किसने किया या क्या किया है? राइट. तो हमें पैराग्राफ पढ़ेगा तो देखो इसमें क्या लिखा था, व्हाट इज रिटन हियर. पैराग्राफ में इसे देखते हैं. While I stood drinking in the beauty of this placid scene, क्या हो गया? Let me tell you. I became conscious of an alteration. तो पहला चेंज इधर से आ रहा है. In a moment, the sole porter emerged from his midday nap and operated the signal that clanged noisily into position. तो शांति को भंग करने वाला जो पहला एक्शन जो है ये कमबख्त पोर्टर ने किया है, किसी और ने नहीं है. तो करेक्ट आंसर जो है पोर्टर है. हु और व्हाट डज फर्स्ट ब्रेक द साइलेंस ऑफ द स्टेशन? इतना शांत था, ये आ गया पोर्टर और उसने अपना सिग्नल बजाया और उसके बाद क्या हो गया है, पूरा आवाज गूंजने लगा. तो पहला साइलेंस ब्रेक हुआ है किसके द्वारा? पोर्टर के द्वारा. तो पहला क्वेश्चन जो है सॉरी सेकंड क्वेश्चन जो है उसके आंसर है द पोर्टर. द पोर्टर. आई होप आपको भी करेक्ट आंसर मिला होगा. डिड यू गेट द करेक्ट आंसर गाइस? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये पैराग्राफ है, इसको छोड़ देते हैं. हु हैड अ मिड डे नैप? मिड डे नैप, नैप क्या है? मैंने कहा कि आपको झपकी
झपकी होता है नैप। तो ये जो दोपहर की मिड डे नैप होता है, दोपहर में जो झपकी हम लेते, कुछ लोग होते हैं खाना खाने के बाद आधा घंटा सोते, 1 घंटे सोते, मम्मियाँ सोते घर पे, तो जिसको हम मिड डे नैप कह सकते हैं। तो किसको, कौन मिड डे नैप ले रहा था? ऑथर मतलब हमारे पैसेंजर जिसने अपना एक्सपीरियंस दिखाया इधर। दूसरा द पैसेंजर, वो सेम आदमी है, ऑथर एंड पैसेंजर सेम आदमी है। द स्टेशन मास्टर, एक स्टेशन मास्टर था सेंटेंस में, कहीं सुना था। और द पोर्टर, तो कौन मिड डे नैप ले रहा था? देखो पैराग्राफ में वापस आता है। इन अ मोमेंट द सोल पोर्टर emerged फ्रॉम हिज मिड डे नैप। तो सो कौन रहा था? हमारे पोर्टर जो है सो रहा था, फिर वो अपनी नींद से उठे, आके खूब हल्ला आवाज मचाया, है ना। तो हु हैड अ मिड डे नैप? द पोर्टर हैड अ मिड डे नैप। तो स्टेशन मास्टर तो है ही नहीं, ऑथर तो बेचारा खड़े होके सारे देख रहा था क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा है। ओके, तो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगी एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। ये पूरा पढ़ने के बाद आपको एनालाइज करना है, एज ए रीडर आपको कहना है इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है। लेशर एंड पीस, लेशर मतलब क्या है? आराम, आराम, ओके। पीस, पीस क्या है? शांति। तो पहला ऑप्शन जो है लेशर एंड, पहला, ओके, तो पहला ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन जो है लेशर एंड पीस, लेशर एंड पीस है। दूसरा हरी एंड नॉइस, तीसरा एक्टिविटी, चौथा द पोर्टर। तो जब हम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज कहते हैं वो सिर्फ एक पैराग्राफ में आते हुए पर्सन या चीज़ों के बारे में नहीं होना चाहिए। सेंट्रल आइडिया थ्रू आउट द पैसेज, पैसेज के शुरू से लेके एंड तक उसका कोई मेंशन हो, तभी तो उसको हम सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, है ना। तो इस पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया क्या है? लेशर एंड पीस। क्या है? इट इज लेशर एंड पीस। हरी एंड नॉइस कहाँ है? तो एक आधा नॉइस हुआ है, बट पूरा पैराग्राफ में आप देखेगा तो हम बहुत सारे वर्ड्स हमें ऐसे दिखाई देता है, जैसे कि प्लासिड वर्ड यूज़ किया है, फिर एक बार ट्रैंक्विल वर्ड यूज़ किया है दूसरी पैराग्राफ में, और तीसरी पैराग्राफ में ड्राउजी वर्ड यूज़ किया है। तो थ्रू आउट द पैराग्राफ ये लेशर वर्ड और पीस वर्ड बार बार आता है, तो इसीलिए हम इसको सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज मान सकते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलो, तो अगला है द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्राउसी। ड्राउसी वर्ड का मीनिंग क्या है? मैंने आपको कफ सिरप का एग्जाम्पल भी दिया है, आई होप आपको याद है। ऑप्शंस आर अनटाइडी, अनटाइडी मतलब गंदा, स्लीपी जो नींद आते हुए, फ्रीजिंग बहुत ही ठंडा, ड्रग्ड, ड्रग्ड मतलब जिसको दवाई दिया हो उसे ड्रग्ड कह सकते हैं, जैसे नींद की दवाई दिया हो उसे ड्रग्ड कह सकते हैं, है ना। तो इधर ड्राउसी वर्ड का मतलब इसमें से कौन सी है? अनटाइडी है, स्लीपी है, फ्रीजिंग है या ड्रग्ड है? इट इज स्लीपी। तो कोई ड्राउसी हो रहा है तो वो स्लीपी होगा, ठीक है। ये पैसेज पढ़ के अब ड्राउजी तो नहीं हो रहा, बी एक्टिव, आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ ड्राउसी इज स्लीपी। ड्राउजी का मतलब क्या है? स्लीपी है। तो MPSI का स्टूडेंट है आप, तब आपको भी ये काफ़ी फायदेमंद है ये पैराग्राफ से, और MPTET वालों को है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ। पैराग्राफ से एक वर्ड ढूंढोगे जिसका मतलब है वॉक लेशरली। वॉक लेशरली मतलब आराम से चलना। वॉक लेशरली का मतलब क्या है? आराम से चलना। तो आराम से चलना, इसके लिए आप एक वर्ड ढूंढोगे पैराग्राफ से। तो क्या एम्बल है, क्या ट्रैंक्विल है, क्या क्रीक है, क्या ड्रग्ड है? तो एम्बल है या ट्रैंक्विल है, क्रीक है या ड्रग्ड है? तो आराम से चलना, ये कहाँ यूज किया है? देखो, इन अ मोमेंट द सोल पॉटर एमर्ज फ्रॉम, इधर आ गया। व्हेन आई रिमार्क्ड दैट हिज रेड एमिएबल फेस एंड इजी गोइंग गेट वेयर परफेक्ट हार्मनी विद द ट्रैंक्विल सराउंडिंग्स, उसके पहले इधर यूज किया है कि ही एम्बल्ड स्लोली टुवर्ड्स मी फॉर माई रिटर्न हाफ टिकट। तो इसमें मैंने आपको पहले भी वर्ड बताया, एम्बल का मतलब क्या है? टहलना, आराम से चलना,
तो एम्बल करना टहलना होता है, जैसे हम स्ट्रॉल वर्ड यूज़ करते हैं ना, स्ट्रॉल करना, टहलना, तो वही मीनिंग है। तो ये पैराग्राफ से जो मीनिंग वॉक लेजरली क्या है, एम्बल है। ट्रैंक्विल मतलब आपको पता है, ट्रैंक्विल इज शांत, काम है। प्लासिड का सिनोनिम है क्रीक, वो आवाज़ होता है ना ब्रेक, जब गाड़ी का ब्रेक का जो क्रीकिंग आवाज़, ओनोमैटोपिया है। और ड्रग्ड मतलब जिसको नींद की दवाई दी गई हो वो ड्रग्ड होता है। ओके, तो हार्मनी वर्ड मैंने पहले भी आपको बताया था, इस पैराग्राफ में हार्मनी वर्ड यूज़ किया है। तो हार्मनी वर्ड का अभी आपसे पूछ आ गया है, हार्मनी वर्ड का आप क्या बता दोगे, एंटोनिम बता दोगे। तो हार्मनी का मतलब वो होता है बिल्कुल एक ताल, एक मेल में, मेल है हो सकता है, एक ताल, ताल मेल या मेल कह सकते। तो मैं हार्मनी का मीनिंग इधर लिखती हूँ। तो कोई भी चीज़ के साथ आपको मेल है या सहमति है तभी तो आप ये वर्ड यूज़ करते हैं हार्मनी। तो अभी आपसे पूछा गया हार्मनी वर्ड का आप बता दोगे एंटोनिम। एंटोनिम यानी ऑपोजिट। हार्मनी वर्ड का ऑपोजिट क्या रहेगा? तो आप MPPSC एग्जाम के लिए पैराग्राफ कर रहा है तब भी इंग्लिश पैराग्राफ में ये आपको हेल्प करेगा। तो ऑप्शन 1 डिस्कॉर्ड, ऑप्शन B ट्रैंक्विल, ऑप्शन C एकॉर्ड, ऑप्शन C कनकॉर्ड। तो ऑप्शंस एक और बार पढ़ती हूँ, डिस्कॉर्ड, ट्रैंक्विल, एकॉर्ड एंड कनकॉर्ड। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे होंगे। तो हार्मनी का मीनिंग हमने ऑलरेडी देखा है, मेल या सहमति। तो हार्मनी का एंटोनिम क्या है? हार्मनी एग्रीमेंट है। एंड ये दोनों वर्ड एकॉर्ड एंड कनकॉर्ड, इनका भी मतलब हो गया एग्रीमेंट यानी सहमति यानी मेल, ये आप कह सकते हैं। वेराज डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया डिसएग्रीमेंट। तो इन तीनों वर्ड का कौन कौन सी, मैं तीनों वर्ड इधर लिखती हूँ, हार्मनी हो गया, अकॉर्ड हो गया और कनकॉर्ड हो गया। इन तीनों वर्ड का एक ही एंटोनिम आप लिख सकते हैं, दैट इज डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया डिसएग्रीमेंट। ये सारी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। और ट्रैंक्विल तो हमने ऑलरेडी बताया था, ट्रैंक्विल का मतलब शांत होता है, शांत। तो डिस्कॉर्ड डिसएग्रीमेंट होता है, तो हार्मनी का एंटोनिम है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड। ओके, तो अभी आप मुझे बता दीजिएगा अगला भी वोकैबुलरी में, कि ये पैराग्राफ की काम ही वोकैबुलरी से है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा पैराग्राफ आता है जिसमें सिर्फ वोकैबुलरी का ही खेल होता है। तो एंटोनिम ऑफ ट्रैंक्विल, तो ट्रैंक्विल वर्ड का मतलब आपको पता है शांत, ठीक है। तो अब इसका एंटोनिम आप बताना है। ऑप्शंस देके आपको समझ में आएगा, आपको बहुत ही सिंपल ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन आपने देख लिया है काम, ठीक है। तो काम का मीनिंग तो आपको पता ही है। और दूसरा जो है फाइन, एजिटेटेड। तो एजिटेटेड जो है, एजिटेटेड का मतलब ये हो सकता है कि व्यथित हो सकता है, उत्तेजित हो सकता है, क्षुब्ध हो सकता है। तो पर्सन जो है एजिटेटेड है ना, आप जानते हो। और पीस शांति हो गया, साइलेंट चुप। तो काम इसका एंटोनिम नहीं हो सकता है, एजिटेटेड हो सकता है, यस। तो एजिटेटेड पर्सन जो है थोड़ा बहुत व्यथित होता है, वो शांत नहीं है। तो अशांत हो तभी तो एजिटेटेड हम कहते हैं। कोई बहुत परेशान है, नर्वस है, टेंस्ड है, गुस्से में है या भड़काया हुआ है, तब हम कहते वो बंदा जो है एजिटेटेड है। तो ट्रैंक्विल का एंटोनिम क्या है? इट इज एजिटेटेड। ट्रैंक्विल का एंटोनिम है एजिटेटेड। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वोकैबुलरी से है। यू हैव टू से द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एमिएबल। एमिएबल मैंने आपको पहले बता दिया, एमिएबल पर्सन बहुत ही जैसे दोस्त वाला टाइप की होता है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर होता है। तो एमिएबल को वन वर्ड में कहेगा तो बहुत ही, जैसे आप कहेंगे मेरा दोस्त बहुत ही एमिएबल है, मेरा रूममेट बहुत ही एमिएबल है। तो एमिएबल पर्सन बहुत ही कैसे होता है, मधुर स्वभाव का, यू कैन से सबका प्यारा, सुशील, सौम्य, मधुर स्वभाव नेचर होता है, फ्रेंडली होता है। तो ऑप्शंस हैं हॉस्टाइल, एनॉयड, एफेबल, एग्नोस्टिक। तो आपको इसका सिनोनिम बताना है इस बार, एंटोनिम नहीं। तो सिनोनिम माने मीनिंग बताना है। तो हॉस्टाइल, एनॉयड, एफेबल, एग्नोस्टिक। तो लेट्स सी कौन कौन सी वर्ड्स हैं। तो इसका सिनोनिम जो है एफेबल है। तो क्योंकि ये दोनों वर्ड
एमिएबल और एफेबल दोनों का मतलब हो गया फ्रेंडली। क्या मतलब है? फ्रेंडली। होस्टाइल पर्सन जो है वो दुश्मनी की भाव रखते हैं, वो वैर के भाव रखने वाला पर्सन है होस्टाइल पर्सन। एनॉयड आदमी तो चिढ़ा हुआ है, सब जानते हैं एनॉयड आदमी चिढ़ा हुआ है। और एग्नोस्टिक आदमी जो है वो भगवान पे शक करते हैं, एग्नोस्टिक। तो जो भगवान पे शक करने वाला पर्सन को हम एग्नोस्टिक कहते हैं, है ना। वो कहते हैं भगवान है ही नहीं, तो वो नास्तिवादी हो सकता है। भगवान पे क्या है, शक करने वाले बंदे को हम एग्नोस्टिक कहते हैं। तो एमिएबल का सिनोनिम क्या है? एफेबल। तो यानी एमिएबल एंड एफेबल दोनों वर्ड, देखो मैं इधर लिखती हूँ, एफेबल हो गया, एमिएबल हो गया, दोनों का सेम मीनिंग हो गया। ठीक है, अब इसका एंटोनिम पूछेगा तो आप ये भी याद कर सकते हैं, इट इज होस्टाइल। क्या है? होस्टाइल। तो होस्टाइल आदमी अनफ्रेंडली होता है। होस्टाइल कैसे होता है? अनफ्रेंडली। तो दुश्मनी का भाव रखने वाला, वैर का भाव रखने वाला पर्सन को आप होस्टाइल कह सकते हैं। ऑल राइट। तो गाइस आज का सेशन में इतना ही था। हम बहुत सारे वोकैबुलरी का वर्ड आज पढ़े हैं। अब इन सारे वर्ड्स को अपने कॉपी में लिख के एक और बार 2-3 बार रिविजन करेगा तो ये वर्ड्स आपको भी आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट वर्ड्स तो नहीं था, बट ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो ये एक सिंगल माध्यम के थ्रू, एक सिंगल पैसेज से हमने इतनी सारी वर्ड्स पढ़े हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। क्लासेस चलेगा तो आप उसको वॉच कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना तो मेरा रेफरल कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये हमारी टेलीग्राम चैनल भी है, इसको ज्वाइन करेगा तो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओके, सी यू लेटर।